वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने देख लिया था ऑस्मोसिस तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस के बाद उसके 3 और सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सेल को यानी कि कोशिका को अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में रखने पर कोशिका कैसे स्वेल यानी कि फूल जाती है, श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाती है, और एक ऐसा भी माध्यम है जिसमें रखने पर कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराशरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो तीनों टर्म लिखे हुए हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, अल्प पराशरी, सम पराशरी और अति पराशरी, ये जो तीनों टर्म लिखे गए हैं, ये कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका के भीतर जो जीव द्रव्य है उसके सापेक्ष में लिखे गए हैं। ये उसके सापेक्ष में लिखे गए हैं। जैसे मैं एक बात बता दूं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, मैंने एक लाइन खींच दी, ये लाइन ए और बी लाइन है, ए और बी लाइन। मैं पूछूं कि आप ये बताइए ये लाइन बड़ी है या छोटी है। सवाल सुनिए, सवाल ये है कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है। तो आप कहेंगे कि सिर्फ एक लाइन को देखने से ये मालूम नहीं चल सकता है कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है। आप इसके सामने एक और लाइन दीजिए, तब हम तुलना करेंगे उन दोनों लाइन में, यानी कि उन दोनों रेखाओं में तुलना करेंगे। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि लाइन बड़ी है, छोटी है, कैसी है। अब आप क्लियरली बता सकते हैं, मान लीजिए ये कोई पी क्यू लाइन है, पी और ये क्यू, पी क्यू, तो पी क्यू ए बी से बड़ा है या ए बी पी क्यू से छोटा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ, अल्प पराशरी विलयन का मतलब यह हुआ कि बाहर जिस माध्यम में कोशिका को रखा जा रहा है वह माध्यम कोशिका से कम सांद्र है, यानी कि उस माध्यम में जो भी कण, जो भी बिले यानी कि जो भी सॉल्यूट्स मौजूद हैं, उसकी सांद्रता कोशिका के भीतर जीव द्रव में या कोशिका द्रव में जो भी पदार्थ हैं उनकी सांद्रता से कम है, उनकी सांद्रता से कम है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो अल्प पराशरी, सम पराशरी और अति पराशरी विलयन बोले जा रहे हैं, ये कोशिका के सापेक्ष में बोले जा रहे हैं, ये कोशिका के सापेक्ष में बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये एक बीकर है, ये क्या है, एक बीकर है, ये एक बीकर है। ठीक है, इसमें विलयन रखा हुआ है। पहले हम एक कोशिका बना देते हैं, ये है कोशिका, ये है कोशिका। और हम जानते हैं कोशिका के भीतर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें ऐसे डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसके भीतर साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव या जीव द्रव पाया जाता है। हम इस कोशिका को एक ऐसे माध्यम में रख रहे हैं, ऐसे माध्यम में रख रहे हैं जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम है। इसकी सांद्रता कोशिका के भीतर मौजूद जो कोशिका द्रव है उसकी सांद्रता से कम है। मान लेते हैं इसमें, जैसे सांद्रता हम कैसे बता देंगे, x बटा 1 लीटर, x बटा 1 लीटर, 2x बटा 1 लीटर। ये है विले, ये है विले और ये है विलायक, ये है विलायक, यानी कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ध्यान से समझिए, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। मैं आपसे बोलूं कि मैंने 1 लीटर पानी में x सॉल्यूट को घोल दिया है, 1 लीटर पानी में x सॉल्यूट को घोल दिया है, और मैं ही आपसे बोलूं कि मैंने 1 लीटर पानी में 2x सॉल्यूट को घोल दिया, यानी कि दुगुने सॉल्यूट्स को घोल दिया है। तो आप ये बताइए कि इन दोनों में अत्यधिक सांद्र, अत्यधिक गाढ़ा कौन होगा? जिसमें घोले गए कणों की संख्या ज्यादा होगी वो क्या होगा, ये गाढ़ा होगा। इसको बोलेंगे सांद्र, और इसको थोड़ा कम सांद्र बोलेंगे। तो इस समय कोशिका की सांद्रता, कोशिका द्रव की सांद्रता, ये कोशिका है और कोशिका द्रव के भीतर जो भी कण है उनकी सांद्रता बाहर वाले माध्यम की सांद्रता से अधिक है। इसीलिए इस विलयन को अल्प पराशरी यानी कि कम पराशरी बोला जा रहा है। तो ये कैसा विलयन है, अल्प पराशरी विलयन। ये विलयन कैसा है, अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी
विलयन, अल्प पराशरी विलयन, इसमें कुछ कण घुले हुए हैं, इसमें कुछ कण घुले हुए हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ कण होंगे, पानी भी होगा, कण भी होंगे, तो इसमें अत्यधिक कण घुले हुए हैं और इसमें थोड़ा कम कण घुले हुए हैं, ठीक है। तो अब इस स्थिति में कोशिका के साथ क्या होगा, इस स्थिति में कोशिका के साथ क्या होगा हम जानते हैं, कल ही हमने परासरण या ऑस्मोसिस में पढ़ लिया था कि इन दोनों की सांद्रता हमको बराबर करनी है, इन दोनों की सांद्रता हमको बराबर करनी है। विलेय यानी कि सॉल्यूट्स आर पार नहीं जा सकते हैं। सॉल्यूट्स आर पार क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है, वो उसी पदार्थ को आने या जाने देगी जिसको वो चाहती है, उसी को आने या जाने देगी। तो यहाँ पे सॉल्यूट्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूट्स अगर सॉल्यूट्स मूव करते तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ विलेय, इसमें से जो विलेय के कण है उसको निकालते और यहाँ पे भेज देते कि थोड़ा सा विलेय का कण यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, तो इनकी सांद्रता समान हो जाएगी और ये सेम लेवल पे आ जाएंगे, सेम लेवल पर आ जाएंगे। ये कब होता, जब विलेय के कण कोशिका झिल्ली को पार कर जाते तब, लेकिन अभी विलेय के कण आर पार नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि कोशिका के बाहर जो माध्यम है, कोशिका के बाहर जो माध्यम है, इसमें पानी अत्यधिक है, इसमें पानी अत्यधिक है। अगर इसमें से पानी कुछ इसमें चला जाए, इसमें से कुछ पानी इसमें चला जाए, इसमें से कुछ पानी इसमें चला जाए, तो अपने आप सांद्रता क्या हो जाएगी, तो अपने आप दोनों तरफ की सांद्रता बढ़ जाएगी। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर हम x के साथ कुछ नहीं कर सकते, यानी कि हम विलेय के साथ कुछ नहीं कर सकते, पहला शर्त यह है कि विलेय के साथ क्यों कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य है, वो विलेय के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने नहीं दे रही है, ना अंदर से बाहर जाने दे रही है, ना बाहर से अंदर आने दे रही है, यानी कि हम ऊपर वाले के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि पानी को इधर उधर कर दें, पानी को हम इधर के पानी को इधर कर दें या इधर के पानी को इधर कर दें। तो अगर हमको इन दोनों को बराबर करना है, तो अगर हम इसके पानी को हम आधा कर दें, जैसे 1 लीटर पानी है, ये 1 लीटर पानी था, यहाँ पे पहले क्या था 1 लीटर था, अगर हम इसको मूव कर दें, इसको हम 2 कर दें, इसको हम क्या कर दें 2, यानी कि अगर हम इस पानी को बढ़ा दें, अगर हम इस पानी को बढ़ा दें तो भी 2 से 2 कट जाएगा और दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा और दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जरूर हमको एक तरफ पानी को बढ़ाना होगा, हमको एक तरफ पानी को बढ़ाना होगा, तभी सांद्रता समान हो जाएगी। देखिए 2 से 2 कट गया और x बटा l बराबर x बटा l आ गया। तो आप ये बताइए कि हम किधर से पानी को किधर ले जाएं, इधर से इधर ले जाएं या इधर से इधर लाएं, किस तरफ पानी को ले जाएं ताकि दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी। ध्यान से देखने पर आपको मालूम चलेगा, यहां पे अत्यधिक पानी है, अगर इस पानी को हम कोशिका के भीतर ले जाएं तो कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोशिका थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी, और इसके जो कण है थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि उनकी सांद्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी, उनकी सांद्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। और हमको सांद्रता कम ही करनी है क्योंकि बाहर वाली सांद्रता भी कम थी, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो होगा ये कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर से पानी अंदर आ रहा है ताकि दोनों तरफ जो दोनों तरफ क्या बोलते हैं, दोनों तरफ की सांद्रता समान हो जाए। दोनों तरफ की सांद्रता को समान करने के लिए बाहर से पानी अंदर कोशिका में आ रहा है, इसीलिए कोशिका फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो मैं इस कोशिका को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं हालांकि यहाँ पे 2 डायग्राम बनाना चाहिए था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। इसमें पानी जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, पानी या कोई भी विलायक, पानी या कोई भी विलायक जा रहा है। तो यहाँ पे अल्प पराशरी विलयन में अगर हम कोशिका को रखेंगे, अगर हम अल्प पराशरी विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रख दें तो कोशिका स्वेल कर जाएगी, कोशिका स्वेल कर जाएगी, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका बड़ी हो जाएगी या फूल जाएगी, फूल जाएगी। इसका उदाहरण यह है कि अगर आप किशमिश को पानी में रख दीजिए, किशमिश को लीजिए और उसको 1 या 2 घंटे या 5 या 6 घंटे के लिए पानी में रख दीजिए, तो हम जानते हैं कि किशमिश बहुत मीठा होता है, मीठा होता है ना, क्योंकि उसमें शुगर सॉल्यूशन बहुत होता है, किशमिश के अंदर शुगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। पानी के अंदर अगर हम कुछ नहीं रखें, अगर पानी में डाल दें तो पानी एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा अल्प पराशरी विलयन की तरह, उसमें कुछ भी सॉल्यूट नहीं है। तो होगा ये
कि किशमिश में जो भी शुगर है वो तो पानी में बाहर आएगा नहीं, होगा ये कि जो भी पानी है वो बाहर से पानी अपने तरफ खींच लेगा, ताकि जो बाहर वाले पानी की सांद्रता है उतनी ही सांद्रता अंदर भी हो जाए। इसीलिए कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। वो जो कोशिका है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कोशिका पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि उसके भीतर पानी चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। हम जान गए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका बड़ी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा है। अब हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? आइसो मतलब समान, आइसो यानी कि सम यानी कि बराबर। तो ये है कोशिका और ये है उसका सॉल्यूशन जिसमें हम कोशिका को रख रहे हैं। आइसो यानी कि दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये है कोशिका द्रव। अब देखिए, जैसा कि इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से ही मालूम चल रहा है, कि बाहर वाली सांद्रता कोशिका के भीतर की सांद्रता के बराबर है। तो अब क्या होगा? तो आप ये सोच रहे होंगे कि पानी कहीं भी मूव नहीं करेगा, ना बाहर का पानी अंदर जाएगा, ना अंदर का पानी बाहर जाएगा, यानी कि पानी कहीं भी मूव नहीं करेगा। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहां पे ध्यान रखने लायक बात यह है, देखिए ध्यान रखिए। मान लीजिए ये x/L है। आइसोटोनिक बोलने का मतलब यह है कि दोनों तरफ बराबर है, x/L, यानी कि x सॉल्यूट है और 1 लीटर पानी में है। कितने लीटर पानी में है? 1 लीटर पानी में है। दोनों तरफ बराबर है, कोशिका के भीतर भी, कोशिका के बाहर भी, कोशिका के भीतर भी, कोशिका के बाहर भी, दोनों तरफ बराबर है। इसीलिए हम इसको समपराशरी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? समपराशरी। देखिए, अगर हम इस 1 को 2 बना दें और इधर भी हम 2 बना दें तो क्या होगा? तो अभी भी आप देखेंगे अभी भी बराबर है। 3 कर दे तो भी बराबर, 4 कर दे, अगर यानी कि दोनों तरफ समान कर दे तो बराबर रहेगा। यानी कि यहां पे पानी का तो मूवमेंट होगा। 5 लीटर पानी अगर बाहर जा रहा है, अगर 5 लीटर पानी अंदर आ जाए, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि नेट पानी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर 5 लीटर बाहर जा रहा है और 5 लीटर अंदर आ जा रहा है, तो हमने कितना गंवा दिया या कितना ला लिया? ना तो हमने 1 बूंद पानी गंवाया और ना ही हमने 1 बूंद पानी लाया। यानी कि इधर पानी का मूवमेंट होगा, यानी कि पानी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर तो आएगी, लेकिन किधर भी पानी अत्यधिक नहीं जाएगा। यानी कि दोनों तरफ पानी समान रूप से आएगा और समान रूप से जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कोशिका को समपराशरी विलयन में रख दिया है। किसमें रख दिया है? समपराशरी विलयन। यानी कि यहां पे पानी का मूवमेंट होगा, यानी कि पानी का यहां पे कुल पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना कोशिका फूलेगी ना पिचकेगी, कैसी भी नहीं होगी। कोशिका समान अवस्था में रहेगी। कोशिका समान अवस्था में रहेगी, समान रहेगी। देखिए, समान क्यों रहेगी? ना तो पानी बाहर जा रहा है और ना ही पानी अंदर आ रहा है, इस मायने में कि नेट पानी का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं आपको 50 रुपया दे दूं और 50 रुपया ले लूं, तो आपके पास मेरे दिए गए कितने पैसे हैं? आप कहेंगे कि एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जितना पैसा दिया था उतना ही ले लिया। तो अगर पानी बाहर जा रहा है उतना ही पानी अंदर आ रहा है, तो पानी का कोई नेट मूवमेंट नहीं है। पानी का मूवमेंट हो रहा है लेकिन नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब देखिए, यहां पे हम तीसरे सॉल्यूशन में देख रहे हैं। तीसरे सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक, यानी कि कोशिका की सांद्रता से अत्यधिक सांद्र रख दें। कोशिका की जितनी सांद्रता है हम उससे ज्यादा सांद्र रख दें। तो ये है कोशिका, और इसमें सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता कम है। अब सांद्रता से आप मतलब समझ गए होंगे कि सांद्रता से हमारा क्या मतलब है। और ये है हमारा सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ये है हमारा विलयन।
इसमें सांद्रता बहुत अधिक है, इसमें सांद्रता बहुत अधिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे विलेय घुले हुए हैं। इसमें विलेय के कण बहुत हैं, 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 बहुत सारे विलेय हैं, बहुत सारे विलेय हैं। कोशिका में थोड़े कम विलेय हैं। तो अब देखिए यहाँ पे विलेय ज्यादा है। देखिए यहाँ पे हम 2x कर दे रहे हैं, ये बाहर की स्थिति है। कोशिका में कम कम विलेय हैं। कोशिका में कैसे विलेय हैं? कम। बाहर में बहुत अत्यधिक सांद्रता है, कोशिका के भीतर कम सांद्रता है, कोशिका के भीतर कम सांद्रता है। हम जानते हैं विलेय के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पानी के साथ हम कुछ कर सकते हैं। तो हम पानी के साथ ऐसा क्या करें, पानी के साथ ऐसा क्या करें कि दोनों की सांद्रता समान हो जाए। एक तो काम यह है कि हम इस पानी को दुगुना कर दें, इस पानी को दुगुना कर दें, इस पानी को दुगुना कर दें, इस पानी को दुगुना कर दें। लेकिन पानी बाहर से डालेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। हमने बाहर से अगर पानी हम डाल दें, अगर हम इसमें बाहर से पानी डाल दें तो इसको अति पराशरी बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमने उसको बनाया ही अति पराशरी है ताकि वो कोशिका से अत्यधिक सांद्र है। तो बाहर से पानी हम डाल नहीं सकते हैं इसमें। अब हमको करना होगा कि हमको कोशिका के साथ कुछ करना होगा, कोशिका के साथ कुछ करना होगा। तो आप देखिए कि कोशिका के साथ ऐसा क्या किया जाए कि इन दोनों की सांद्रता अधिक हो जाए। अगर हम कोशिका में से कुछ पानी निकाल लें, अगर हम कोशिका में से कुछ पानी निकाल लें, कोशिका में से कुछ पानी निकाल लें, कोशिका में से कुछ पानी निकाल लें, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी और इसकी सांद्रता पहले से बढ़ी हुई है। अगर इसकी सांद्रता बढ़ जाए तो दोनों समान अवस्था में चले आएंगे। तो इसमें से पानी बाहर मूव करेगा, इसमें से पानी कहाँ मूव करेगा? बाहर। इसमें से कहाँ मूव करेगा? बाहर। तो बाहर मूव करने के कारण कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि इसमें कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। और सिकुड़ने के बाद देखिए, अगर हम इस कोशिका को सिकुड़ा दे रहे हैं, मान लीजिए ये कोशिका सिकुड़ गई, तो अब देखिए इसमें पानी तो कम होगा, लेकिन इसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। सॉल्यूट उतना ही है लेकिन दिखने ज्यादा लगेगा कम जगह में, कम वॉल्यूम कम हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो गया। पानी जो है, पानी कम हो गया और उसी पानी में सॉल्यूट अगर उतने भी रहने दिए जाए तो सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको आप समझ गए होंगे। इसमें कोशिका सिकुड़ जाएगी, इसमें कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका कोशिका सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। देखिए इसमें कोशिका फूल जाएगी, फूलना यानी कि स्वेल, सेल विल स्वेल। कोशिका समान अवस्था में, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। सिकुड़ जाए यानी कि श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आप क्या कीजिए, अंगूर लीजिए, अंगूर को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आप अपने घर में नमक का घोल बना लीजिए। किसका घोल बना लीजिए? नमक का। एक कटोरा पानी लीजिए और उसमें 2-4 चम्मच नमक डाल दीजिए, 5 चम्मच नमक डाल दीजिए, उसको घोल दीजिए और उसमें 2-4 अंगूर डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि अंगूर सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस बिलियन में डाला है वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, वो एक हाइपरटोनिक यानी कि उसकी जो सांद्रता है, अंगूर के भीतर जो भी कोशिका द्रव है यानी कि उसमें जो भी पानी भरा हुआ है उसके सांद्रता से बाहर वाले की सांद्रता अधिक है। और बाहर वाले की सांद्रता अधिक है तो कोशिका को भी अपनी सांद्रता बढ़ानी होगी। बढ़ाने का एक ही काम है कि अगर कोशिका अपने भीतर से पानी को बाहर जाने दे तो उसकी भी सांद्रता बढ़ जाएगी। और अगर कोशिका के भीतर से पानी बाहर गया तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, अल्प पराशरी, सम पराशरी और अति पराशरी विलयन का अर्थ आप ठीक ठीक समझ गए होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं मिटा रहा हूं। मिटा दूं, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए कि आपको कौन सा डाउट आ रहा है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम देखने वाले हैं सेल वॉल। क्या देखने वाले हैं? सेल वॉल। तो आप टॉपिक डाल दीजिए सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति क्या होती है? ये एक प्लांट सेल का एक फीचर है, फीचर यानी कि उसका एक खास गुण है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ये प्लांट सेल्स, ये एनिमल सेल्स यानी कि जंतुओं के कोशिका में ये नहीं होती है। प्लांट सेल में एक क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है प्लांट सेल का। प्लांट सेल का एक एक्स्ट्रा कवरिंग है सेल वॉल। सेल वॉल इज द एक्स्ट्रा कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, मेनली मुख्य रूप से यह सेल्यूलोज की बनी होती है, मुख्य रूप से यह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। यह पौधों की कोशिका में पाई जाती है। पौधों की कोशिका की सबसे बाहरी दीवार है, सबसे बाहरी परत या दीवार है, परत है। यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है। यह सख्त होती है, यह सख्त होती है। और कोशिका झिल्ली कैसी होती थी? लचीली होती है। यह कैसे होती है? सख्त। हम यहाँ पे एक प्लांट सेल बना रहे हैं, यह है प्लांट सेल। आप अलग अलग कलर के पेन का यूज कर सकते हैं। और यह है प्लांट सेल की कोशिका झिल्ली, यह है कोशिका झिल्ली। हालांकि यह सटी हुई होती है सेल वॉल से, लेकिन मैं अलग दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक ही मार्कर है अभी। यह है उसका न्यूक्लियस, ये डीएनए, ये है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल है। ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये है न्यूक्लियस और ये है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव। धीरे धीरे मैं इंग्लिश पे ही रहूंगा, पहले आप दोनों ही लैंग्वेज में बाइलैंग्वेज, जैसा कि मैंने बोल दिया था। तो ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज। अभी हम देख लेते हैं सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज, आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हम आगे चलकर यह भी देखेंगे कि सेलुलोज का पाचन हमारे भीतर नहीं होता है। सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम मनुष्य में यानी कि हम में नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ जंतुओं में, रूमिनेंट्स में पचता है। ये किस में पचता है? रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स यानी कि गाय, भैंस, इन सभी जंतुओं में पचता है। तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज की बनी होती है मुख्य रूप से। इसमें पैक्टिन होता है, कैल्शियम पैक्टेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यह पौधों की कोशिका की सबसे भारी परत है। यह सख्त होती है। कैसी होती है? ये सख्त होती है, यानी कि एक टफ है। और ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या प्रदान करती है? यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये कोशिका को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसको आप नोट कीजिए इसको। देखिए, होता यह है, आप अगर ऐसा थोड़ा सा सोचें कि आखिर क्या आवश्यकता क्या है प्लांट सेल को, सेल वॉल की आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता यह है कि हम चाहे तो मूव कर सकते हैं। हम चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और हम अपने लिए छत बना सकते हैं, दीवारें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन पौधों के पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती है। पौधों को एक बार जहां उनकी जड़ें हैं, पौधों को जीवन भर, लगभग पूरे जीवन भर वहीं रहना पड़ता है। कुछ पौधों को छोड़ दिया जाए, कुछ पौधे और पेड़ों को छोड़ दिया जाए तो उनके पास तो मूव करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर उनको ऐसे मीडियम का, ऐसे एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ रहा है जहां की सांद्रता उनके सेल की सांद्रता से समान नहीं है, आइसोटोनिक नहीं है, तो हो सकता है कि कोशिका कभी फूल जाए, कभी सूख जाए।
तो ये भी तो हो सकता है। अभी हमने पढ़ लिया है कि कुछ ऐसे मीडियम है जहां पे कोशिका फूल जाती है, यानी कि स्वेल कर जाती है। और मान लीजिए इतना ज्यादा वो मीडियम है, इतना ज्यादा वो मीडियम कोशिका के सांद्रता से इतना ज्यादा वेरिएशन कर रहा है कि कोशिका इतनी फूल जाए कि फट जाए, तो वैसे तो प्लांट का सर्वाइव करना ही असंभव हो जाएगा। उस मीडियम में प्लांट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रकृति ने इन कोशिकाओं के बाहर एक लेयर दिया। इसीलिए प्रकृति ने इन कोशिकाओं के बाहर एक एक्स्ट्रा सुरक्षा का एक लेयर दिया कि अगर ये कोशिका फूल भी रही है तो इसको प्रेशर, इसके जो फूलने के कारण इसका टर्जिडिटी प्रेशर है, उसको, उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा कौन? उसको प्रेशर को बर्दाश्त करेगा सेल वॉल। कौन करेगा? सेल वॉल। अगर ये कोशिका झिल्ली इस पे प्रेशर भी लगा रही है तो सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर अंदर की ओर लगाएगा और कोशिका को बचा लेगा फूटने से। ये लिख लीजिए, ये कोशिका को फूटने से बचाती है। यह कोशिका को फूटने से बचाती है। फूटने यानी कि ब्रस्ट होने से, फूटने से बचाती है। ये कोशिका को किससे बचाती है? फूटने से। अगर ये सेल वॉल इस पे प्रेशर डालेगा तो अगर ये कोशिका झिल्ली, सेल वॉल मैंने गलती बोल दिया है, कोशिका झिल्ली इस पे प्रेशर डालेगी, अगर इसमें पानी जा रहा है तो ये भी उतना ही प्रेशर डालकर इसको बैलेंस कर देगा ताकि कोशिका फट नहीं जाए। अगर फट जाएगी तो उसका सारा साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा और बाहर आने के कारण कोशिका डेड हो जाएगी। इसी के कारण मिटा दो, ठीक है, मिटा रहा हूं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन या संकुंचन भी बोल सकते हैं। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन हमको उतना पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में थोड़ा कमी है। ये एक प्लांट सेल है। ये कैसी सेल है? प्लांट सेल। ये उसकी कोशिका झिल्ली है। ये उसकी क्या है? कोशिका झिल्ली है। ये न्यूक्लियस है। ये वैक्यूल है। क्या ये वैक्यूल है? ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश कोशिका के जीव द्रव का जो पानी है, कोशिका के जीव द्रव में जो पानी है वो बाहर जा रहा है तो कोशिका क्या होगी? सिकुड़ेगी। और हम जानते हैं कि ये जो सेल वाला है, कोशिका भित्ति ये सख्त होती है। ये कैसी होती है? सख्त। ये टफ है। ये कैसी है? टफ है। तो ये तो कुछ कर नहीं सकती, यानी कि ये ना तो सिकुड़ सकती है ना फैल सकती है, ये एकदम टफ है। क्यों? क्योंकि ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, कैल्शियम पेक्टेट की, इन सभी चीजों की बनी हुई होती है। तो ये अपने जगह स्थिर रहेगी। ये अपने जगह कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। लेकिन अगर कोशिका में से पानी हम निकाल रहे हैं, कोशिका सिकुड़ेगी। तो सिकुड़ेगी, कौन सा लेयर सिकुड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा लेयर सिकुड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और इसमें से पानी बाहर आ रहा है। इसमें से क्या हो रहा है? पानी बाहर आ सकता है। ध्यान रखिए, इसमें से पानी बाहर आ सकता है। ये जो कोशिका भित्ति है इसमें से पानी बाहर आ सकता है। ये चयनात्मक नहीं होती है। इसमें पानी, हवा, कुछ भी बाहर आ जा सकता है। ये चयनात्मक नहीं होती है। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए होती है। किसके लिए होती है? सुरक्षा के लिए। चयनात्मक कौन होती है? कोशिका झिल्ली। तो पानी बाहर आ रहा है यानी कि क्या हो रहा है? पानी बाहर आ रहा है। पानी बाहर किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, कारण हमने तीनों कारण पढ़ लिया है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। किस में पानी बाहर आएगा? हाइपरटोनिक में क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। अगर पानी बाहर आ रहा है तो अंदर वाली जो लेयर है यानी कि कोशिका झिल्ली है, श्रिंक करेगी। क्या करेगी? श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाएगी। तो पहले तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद इस डायग्राम को बनाने के बाद बगल में ऐसा दे दीजिएगा। उसके बाद मैं जो डायग्राम बनवा रहा हूं उसको बनाइएगा, ठीक है? सॉरी, ये डायग्राम बना लिए, पॉज करके बना लीजिए इस डायग्राम को। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? बना लिए होंगे ना? ठीक है। इसमें से पानी बाहर आ रही है तो ये अंदर वाली जो लेयर है ये सिकुड़ने लगेगी, और सिकुड़ेगी तो छोटी हो जाएगी। पूरा ही मिटा देता हूं।
देखिए, क्योंकि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये टफ होती है। क्यों? क्योंकि ये टफ होती है। टफ क्यों होती है? क्योंकि ये सेलुलोज की बनी हुई होती है, और सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो होगा ये कि ये सिकुड़ जाएगी, कोशिका अंदर वाली जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी। ये लीजिए, सिकुड़ गई। ये रहा न्यूक्लियस। वैक्यूल तो गायब ही हो जाएगा, वैक्यूल गायब ही हो जाएगा। और इसी स्थिति को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य का कुंचन। जीव द्रव्य का कुंचन, पानी बाहर आने के कारण, पानी बाहर आने के कारण ये कोशिका झिल्ली, कोशिका कोशिका झिल्ली जो कि अब अंदर की ओर इसमें गैप आ चुका है। इसमें देख रहे हैं आप, गैप आ चुका है। जो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से सटी हुई होती थी, अब उसमें बहुत ही ज्यादा, देखिए ये पूरा खाली जगह हो गया, ये पूरा खाली जगह होता है। और जीव द्रव्य कुंचन बहुत अत्यधिक लंबे समय तक हो, अगर ये लंबे समय तक हो, लंबे लंबे समय तक हो तो कोशिका मृत हो जाती है। कोशिका क्या हो जाती है? मृत। मृत यानी कि मर जाती है। कोशिका मृत हो जाती है, मृत हो जाती है। इसको बना लीजिए, ठीक से लिख लीजिए। इन दोनों के बीच में गैप आ चुका है, जीव द्रव्य संकुचित हो चुका है, यानी कि साइटोप्लाज्म क्या हो गया है? अंदर श्रिंक हो गया है, और श्रिंक होके ये नीचे आ गया है, और इसके बीच में पूरा खाली जगह है। अगर इस कोशिका में पानी नहीं गया और लंबे समय तक ये जीव द्रव्य कुंचन की अवस्था में रही, तो कोशिका ये डेड हो जाएगी। ये कैसी कोशिका हो जाएगी? डेड कोशिका। बाद में ये अंदर वाला जो भी साइटोप्लाज्म है वो भी सूख जाएगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है? मिटा दूं? लिख लिए? चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। कौन सा टॉपिक है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। हमने अभी अभी क्या पढ़ा है? अभी अभी हमने सबसे पहले तो टॉपिक पढ़ा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। समपराशरी, अतिपराशरी और अल्प पराशरी विलयन के बारे में पढ़ लिया, और इसका कॉन्सेप्ट यानी कि ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़े हैं क्या? सेल वॉल। सेल वॉल क्या पढ़े हैं हमने? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? ये किन के कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि जंतुओं के या पौधों के? तो हमने देखा है कि ये पौधों की कोशिकाओं की सबसे बाहरी भित्ति है। पौधों के पास एक एक्स्ट्रा लेयर है सुरक्षा के लिए, जो जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज के होने के कारण ये कड़ी हुई होती है, और कड़ा ये पौधों को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि पौधे क्योंकि बाहर रहते हैं तो उनके कोशिकाओं पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, बाहरी वातावरण के जो कारक होते हैं, उनसे पौधों को बहुत सारी हानि पहुंच सकती है। पौधे अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, जैसे हम अपने आप को घर में सुरक्षित कर पाते हैं। तो पौधों के पास एक लेयर होती है जो उनको सुरक्षित करती है, जो है सेल वॉल, ठीक है? यहां तक देख लिया था। उसके बाद हमने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा कि कैसे कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, यानी कि अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए, तो कोशिका श्रिंक कर जाएगी। और अत्यधिक लंबे समय तक अगर कोशिका को श्रिंक रहने दिया जाए, यानी कि सिकुड़ा रहने दिया जाए, तो धीरे धीरे जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है वो भी सूख जाएगा, और सूखने के कारण कोशिका डेड हो जाएगी, यानी कि मृत हो जाएगी। अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। केंद्रक के बारे में अत्यधिक यूट्यूब पर नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो डीएनए और इन सभी में बहुत ज़्यादा हौच पौच कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन करा देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है? न्यूक्लियस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको एकदम न्यूक्लियस, सही है ना स्पेलिंग? न्यूक्लियस गलती भी होगा तो हमको कॉन्सेप्ट समझाना है। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। अभी हम एक प्लांट सेल नहीं बना रहे हैं, अभी हम एक एनिमल सेल बना रहे हैं, ठीक है? तो ये एनिमल सेल बना देते हैं, कोई भी ये तो अमीबा हो गया, ठीक है? और यहाँ पे हम बनाते हैं, अब डिटेल बनाएंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम डिटेल बनाएंगे। ये है असली केंद्रक। देखिए इसमें डबल लेयर है। इसमें कितना लेयर है? डबल लेयर, डबल लेयर है। इसी में
अपना डीएनए पाया जाता है, इसी में अपना डीएनए पाया जाता है, इसी में डीएनए पाया जाता है। तो केंद्रक के बारे में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि ये डबल, इसमें दो दो परतें होती हैं, एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन और एक बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन। इनर वाली इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली, और एक आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी झिल्ली। उसके बाद इसके बीच में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रक छिद्र। न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रक छिद्र। ये क्या है? केंद्रक छिद्र। तो इनको लिख लीजिए, केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रक छिद्र। केंद्रक, मैं इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं जानता हूं, लेकिन हमको मालूम है पोर मतलब छिद्र होता है। अगर कुछ गलती होगा तो आप सुधार लीजिएगा। केंद्रक छिद्र, बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। कितना आसान है, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंदर वाली झिल्ली, यहाँ पे नहीं इधर लिख देते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आंतरिक झिल्ली लिख लीजिएगा यहाँ पे, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली यानी कि अंदर वाली झिल्ली। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में क्या है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। पोस्ट में लिख लीजिए डीएनए। सब समझा दूंगा, क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सब समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन क्या लिख सकते हैं? आप अपने खुद से देखकर अगर सोचे तो आप केंद्रक के बारे में क्या लिख सकते हैं? केंद्रक कोशिका के लगभग लगभग बीच में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बीच में। केंद्रक के भीतर क्रोमैटिन या डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के भीतर क्रोमैटिन या डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक दो झिल्ली से घिरी होती है, बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन और आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्रक में बीच बीच में जहां पे झिल्ली नहीं पाई जाती है उस जगह को न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रक छिद्र, जहां पे झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अच्छा, ये पोर होता क्यों होगा? आप सोचिए, पोर क्यों होता होगा? ये पोर इसलिए होता है कि केंद्रक के भीतर अगर कुछ बन रहा है उसको साइटोप्लाज्म में, उसको कोशिका द्रव में आने के लिए ये जगह देता है। ये क्या देता है? मान लीजिए केंद्रक कुछ बना रहा है, मान लीजिए ये केंद्रक कुछ बना रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए ये गेट है, ये किचन का गेट है। तो किचन में अगर गेट नहीं हो, अगर हम किचन में एकदम पैक कर दें और उसमें कुछ बनाए भी, तो बाहर निकलने के लिए रास्ता तो चाहिए। रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप पूरा गेट, अगर किसी रूम को पैक ही कर दीजिएगा तो उस रूम में जो भी है वो बाहर कैसे आएगा? और हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कंट्रोलिंग सिस्टम यानी कि ब्रेन होता है। सेल का जो ब्रेन है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से जो सिग्नल जाएगा वो अगर किसी भी माध्यम से जा रहा हो तो न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ पोर, छिद्र यानी कि दरवाजा होना चाहिए, जिसके कारण न्यूक्लियस अपने सिग्नल्स को साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में भेज सके। तो ये वही सारी चीजें हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर है ये केंद्रक के दिए गए आदेशों को, यानी कि केंद्रक में जो भी बन रहा है वो बाहर निकालता है और साइटोप्लाज्म में भेजता है, ताकि कोशिका उसको समझ पाए अपने तरीके से, ठीक है। समझ गए? यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कौन सा केंद्र? नियंत्रण कंट्रोलिंग सेंटर, केंद्र है, केंद्र है। इसमें दो झिल्ली होती है, यह दो झिल्ली से घिरा होता है, यह दो झिल्लियों के नाम वहां पे अब मैंने लिख दिया, झिल्ली से घिरा होता है। पहला आउटर मेम्ब्रेन, उसका नाम ही है आउटर, उसका बाहर है, उसका नाम आउटर रख दे। कितना आसान है, आउटर यानी कि बाहर, आउटर मेम्ब्रेन, बस आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड नंबर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ये है जहां मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं।
ठीक है, जहाँ पे झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। अब हम यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो क्रिएट करता है जो टॉपिक, वो क्रोमेटिन और डीएनए, उसको मैं डील कर दे रहा हूँ। उसके बाद इस क्लास को मैं एंड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि आखिर इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो क्यों होता है। हम उसको आराम से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और मैं जो बताऊंगा वो 100% करेक्ट होगा, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, मैं चैट जीपीटी और गूगल इन सब पे रिलाई नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट गलत बता देते हैं। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जिन पे इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सही दिया जाता है। चैट जीपीटी या गूगल ये बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन या गलत डायग्राम भी बना के दे देता है, ठीक है, समझ गए। मिटा दो इसको, ठीक है। तो केंद्रक के बारे में हम समझ गए, केंद्रक कैसे कंट्रोल करता है, सेल को कैसे कंट्रोल करता है। देखिए, ये है अपना डीएनए। ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? डीएनए। ये है डीएनए। डीएनए डी एन ए, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। देखिए, डीएनए किन किन चीजों से बना होता है। डीएनए में एक रिंग होता है, डीएनए में कार्बन और ऑक्सीजन का एक रिंग होता है। उसके बाद डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स में हमने बोल दिया। कार्बन कंटेनिंग और नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ ऐसे रिंग्स होते हैं जिनको प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बोलते हैं। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, अभी आपको उसके बारे में जानना नहीं है। आप बस इतना जान लीजिए कि डीएनए छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है एनटी, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एंटी एंटी मिलकर, एंटी एंटी बहुत सारे एंटी एंटी मिलकर ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो उसमें डीएनए में फास्फोरस होता है और फास्फोरस से ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, फास्फोरस से ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड, चार्ज्ड यानी कि ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। ऋणात्मक रूप से आवेशित, ऋणात्मक आवेश होता है। डीएनए पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब हमको, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोशिका है। हमारी कोशिका हमारी आंख से दिख सकती है क्या? नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है। और कोशिका तो बहुत छोटी होती है, सोचिए उसमें न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा। कोशिका बहुत छोटी होती है, उसमें तो और न्यूक्लियस छोटा होता होगा। और हमारे एक कोशिका में लगभग 2.2 मीटर, 2.2 मीटर डीएनए होता है। एक कोशिका में, एक सेल में 2.2 मीटर डीएनए होता है। सोचिए, इससे भी बड़ा 2.2 मीटर, हमारे दोनों, मैंने दोनों हाथ फैला रखे हैं, इससे भी बड़ा डीएनए होता है। तो सोचिए, अगर डीएनए इतना बड़ा है और कोशिका के भीतर उसको न्यूक्लियस में भी रखना है, न्यूक्लियस के अंदर रखना है, तो हम इसको कैसे रखेंगे? डीएनए को ऐसे रख दे? नहीं। आपने देखा होगा कि आपके माँ की जो साड़ियाँ होती है, तो माँ उसको क्या करती है? फोल्ड करती है। साड़ी तो बहुत बड़ी होती है, साड़ी को फोल्ड किया जाता है और फोल्ड करके तब रखते हैं। और सोचिए, उतना बड़ा बड़ा साड़ी को फैला के रख दिया जाए तो उसमें जगह रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हमको कम जगह में एक बड़े से सामान को रखना है, इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखना है ताकि वो सुव्यवस्थित रहे, उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। और डीएनए में गड़बड़ी है तो बहुत सारा गड़बड़ी हो जाएगा, बताएंगे क्यों। तो डीएनए को फोल्ड किया जाता है, डीएनए की फोल्डिंग की जाती है। क्या की जाती है? डीएनए की फोल्डिंग। और इसके फोल्डिंग के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। डीएनए को फोल्ड कराने के लिए ऐसे कुछ प्रोटीन आते हैं, इनका नाम है H2A, हिस्टोन प्रोटीन है। ये कैसे प्रोटीन है?
हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन, इनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, इनका नाम है H2B, इनका नाम है H3 और इसका नाम है H4। इसके ऊपर डीएनए चारों तरफ से इसके ऊपर रैप होता है, रैप यानी कि इसके ऊपर चारों तरफ से ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये है हिस्टोन, ये है हिस्टोन और इसके चारों तरफ डीएनए ऐसे रैप होता है। एक सेकंड में आ रहा हूं। ये एक केबल है और ये हिस्टोन प्रोटीन, मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है और इस केबल, ये जो है इसके ऊपर रैप होता है, ठीक है। ये एक बार रैप हो गया, उसके बाद ऐसा ऐसा एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी रैप होगा, उसके बाद यहाँ पे भी रैप, यानी कि डीएनए को रैप किया जाता है, रैप किया जाता है यानी कि डीएनए को बांध के रखा जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज, तो आराम से रैप हो जाएगा, उनके बीच में एट्रैक्शन भी रहेगा। तो ये रहा डीएनए का रैपिंग, ये डीएनए का रैपिंग। उसके बाद फिर एक ऐसा यहाँ पे भी आएगा, फिर यहाँ पे भी रैप होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये रहा एक छोटा सा गोला, उसके बाद ये छोटा सा गोला, अब ये न्यूक्लियस के भीतर हो रहा है, तो सोचिए ये कितना छोटा होगा, ये कितना छोटा होगा। इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा, ये दिखने में कैसा दिखेगा? ये दिखने में ऐसा दिखेगा, ये दिखने में ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जहां पे मैंने गोला बनाया है वहां पे रैपिंग होगा, वहां पे क्या होगा? रैपिंग। ये ऐसा दिखेगा, यानी कि आपको एक मोतियों की माला जैसा दिखेगा, मोतियों की माला जैसा दिखेगा, और जहां पे मोती जैसा दिख रहा है वहां पे हिस्टोन है और हिस्टोन पे डीएनए लपेटा हुआ है। क्या हुआ है? लपेटा हुआ है। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, इसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। और इसको, ये जो डीएनए इस पर लपेटा हुआ है, हिस्टोन के ऊपर जो डीएनए लपेटा हुआ है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्यों बोलते हैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ऐसा क्यों बोलते हैं? यू क्रोमेटिन इसलिए बोलते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू। अभी अभी हम पढ़ेंगे, अभी अभी नहीं, अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे सॉरी यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो, ट्रू उसमें असली न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस एकदम प्रॉपर तरीके से हो, उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो यहां पे यूक्रोमेटिन बोलने का मतलब यह है कि डीएनए का ऐसा भाग जिससे आरएनए बनेगा, जिससे आरएनए बनेगा या बन रहा है, उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अच्छा, यूक्रोमेटिन यहां पे आरएनए क्यों बन रहा है? क्योंकि ये लपेटा हुआ नहीं है, ये दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच का डीएनए है। एक हिस्टोन प्रोटीन यहां, एक हिस्टोन प्रोटीन यहां, इन दोनों पर लपेटा हुआ है, लेकिन इसके बीच में जो डीएनए गया है, इसके बीच में जो डीएनए गया है वो तो लपेटा हुआ नहीं है, वहां से डीएनए में से कुछ आरएनए बन रहा होता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। ये आप इंफॉर्मेशन के रूप में रख लीजिए, बाद में इसका कॉन्सेप्चुअल रूप से मैं आपको बता दूंगा कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, या डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप जान लीजिए कि डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए का वो भाग जिससे आरएनए बन सकता है या बन रहा है उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं, और डीएनए का वो भाग जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है, क्योंकि ये लिपटा हुआ है तो इससे आरएनए नहीं बनेगा, इसीलिए इसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो ये बताइए, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए है कि नहीं है? डीएनए तो है, लेकिन अगर डीएनए को हिस्टोन के ऊपर लपेट दिया जाए तो इसी को यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। अब देखिए, ये न्यूक्लियस में मैं बार बार ऐसे बना रहा था, इसका मतलब न्यूक्लियस में अभी डीएनए धागे के रूप में बिखरे हुए हैं, और धागे के रूप में बिखरे हुए हैं तो इसको बोलेंगे क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का। क्रोमेटिन कितने प्रकार का हो जाएगा? दो। कौन कौन सा? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यानी कि अगर ये धागा के रूप में है तो ये दो प्रकार का होगा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखिए, यहां पे एक और टर्म आता है जिसका नाम है क्रोमोसोम। क्या नाम है? क्रोमोसोम। अब यहां के बाद अगर इसके बाद और ज्यादा फोल्डिंग हो, इसके बाद आता है एक और प्रोटीन आता है, एक और प्रोटीन, और इसके ऊपर अगर ये जो क्रोमेटिन वाला धागा है इसके ऊपर लिपटने लगे, ये एक और प्रोटीन है, तो इसके ऊपर अगर लिपटने लगे तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये भी एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। देखिए,
धागा के रूप में है तो क्रोमेटिन बोलेंगे। क्रोमेटिन का मतलब ही धागा होता है। क्रोमेटिन कितने प्रकार का होगा? दो, यूक्रोमेटिन, हेट्रो। यूक्रोमेटिन से आरएनए बनता है, हेट्रोक्रोमेटिन से आरएनए नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला डीएनए है वो हिस्टोन के चारों तरफ लपेटा हुआ होता है और लपेटने के कारण वहां पे आरएनए नहीं बन सकता है। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे आरएनए आराम से बन सकता है। ये हो गया। क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? जब यही यही यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन या सब क्रोमेटिन मिलकर अगर और ज्यादा डीप जाकर उसको और ज्यादा फोल्ड कर दें, और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दें, और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दें, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमोसोम कब बनता है? क्रोमोसोम हमेशा कोशिका के डिवाइड करने के ठीक पहले बनता है। क्रोमोसोम हमेशा कोशिका के डिवाइड करने से, सॉरी, न्यूक्लियस के डिवाइड करने से ठीक पहले बनता है। न्यूक्लियस के डिवाइड करने से ठीक पहले बनता है। न्यूक्लियस के डिवाइड करने से ठीक पहले बनता है। क्यों? अगर न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो उनको अपना नंबर बढ़ाना होगा, और नंबर बढ़ाकर उनको कॉम्पैक्ट करना होगा, और कॉम्पैक्ट करके तब अलग होना होगा, तब अलग होना होगा। क्या होना होगा? तब अलग होना होगा। अगर वो बिना कॉम्पैक्ट, बिना उसको छोटा किए, जैसे मैंने साड़ी का उदाहरण दिया है, तो अगर किसी भी लेडी को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो साड़ी को कॉम्पैक्ट करके, पैक करके उसको किसी सूटकेस के अंदर बंद करके ले जाएंगी, या उस साड़ी को ऐसे ही हाथ में पकड़ के पतंग की तरह उड़ाते हुए ले जाएंगी? नहीं उड़ाते। ले जाएंगी तो क्या होगा? फंस जाएगा, साड़ी फट जाएगा। ले जाने का ये सही तरीका नहीं है। उसी प्रकार से कोशिका को विभाजित करते समय ये जो क्रोमेटिन है, अगर इसको हम ऐसे ही खुला छोड़ दें तो आपस में ये टैंगल्ड क्या हो जाएंगी? ये उलझ जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? उलझ जाएंगी। और उलझ जाने के कारण हमारे डीएनए सीक्वेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। उस गड़बड़ी से बचाने के लिए डीएनए को फोल्ड करके क्रोमोसोम बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? क्रोमोसोम। तो मुझे लगता है अभी आप लोगों को क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और आज के लिए इतना ही, ठीक है? आज के लिए इतना ही। हमने न्यूक्लियस को पढ़ लिया। इसमें न्यूक्लियस के बारे में अभी और पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा न्यूक्लियस? दो प्रकार के होंगे, जैसे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये सारी चीजें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में हम एनसीईआरटी को भी देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा। थैंक यू, गुड बाय।